Hello students, welcome to Arihant. Today we are going to read the chapter number 2, Lost Spring. And the meaning of Lost Spring मतलब stories of stolen childhood. मतलब उन बच्चों के बारे में है जिनका बचपन ही पूरी तरह से क्या हो चुका है, चाइल्डहुड छीना जा चुका है, उनसे खत्म हो चुका है. Written by अनीस जंग. Let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द थीम ऑफ द टॉपिक. हमारे चैप्टर की थीम क्या है? दीज एक्सेप्ट्स आर टेकन फ्रॉम अ ऑथर्स बुक. द नेम ऑफ द बुक इज लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. इन दीज एक्सेप्ट्स ऑथर डिस्क्राइब्स अबाउट द टू मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. ठीक, जिनसे ऑथर का सामना होता है. यहाँ पर एक छोटा सा एक हिस्सा लिया गया है किताब का. किताब की लेखिका है अनीस जंग और उन्होंने उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वहाँ से एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है और दो छोटी छोटी स्टोरीज हैं. उन स्टोरीज में राइटर का एनकाउंटर है उन लड़कों के साथ, गरीब बच्चों के साथ, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी, मेन स्ट्रीम सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनके साथ. तो वहाँ पर राइटर ने जब उनका एक्सपीरियंस लिया, उनसे बातचीत करी, तो राइटर को एक दो मेजर प्रॉब्लम्स हमारी इंडियन सोसाइटी की वहाँ पर समझ में आती है. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? एक तो है पॉवर्टी, गरीबी है, और दूसरे हमारे इंडियन ट्रेडिशंस जो कि प्रिवेलिंग, जो कि चलन में है, चल रहे हैं हमारे कहाँ, सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया, हमारे देश के कुछ हिस्सों में. तो ये जो चैप्टर है ये डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जैसा मैंने अभी ये बताया, दो स्टोरीज हैं, दो हिस्सों में है. पहला पार्ट जो है वो बताता है कि गरीबी के हालात, गरीबी की पुअर कंडीशन ऑफ द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी. वो जो कचरा बीनने वाले होते हैं ना वो. और सीमापुरी कहाँ है? दिल्ली में. दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पर एक जगह है, एक झुग्गी झोपड़ियों की तरह झुग्गी बस्ती है, वहां पर रैक पिकर्स रहते हैं, कचरा बीनने वाले. तो उनके ऊपर स्टोरी है पहली. लेट्स गो थ्रू इट. एंड द सेकंड पार्ट डिस्कस द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद. फिरोजाबाद लोकेटेड इन यूपी, उत्तर प्रदेश, इन इंडिया. और फिरोजाबाद एक ऐसी जो कि ग्लास बैंगल इंडस्ट्री का हमारा सेंटर पॉइंट है, यानी कि बिल्कुल सेंटर है, केंद्र है. यहाँ पर सबसे ज्यादा काम होता है कांच का. तो वहां पर जो बैंगल मेकर्स हैं उनकी लाइफ के ऊपर डिस्कशन किया गया है कि उनके बहुत बुरे हालात, दयनीय कंडीशन है उनकी, कि कैसे वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं जब वो अपने काम को करते हैं. एंड डे एंड राइट, दिन रात काम करते हैं इन बैंगल्स को बनाने में. इसी पर डिस्कशन है. शुरू करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ जो कि हमारी पहली स्टोरी में है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज, इन द गार्बेज. एक लड़का है जो कि ये स्टेटमेंट देता है कि कभी कभी मुझे गार्बेज में, यानी कि कचरे के ढेर में, 1 रुपया मिल जाता है. अब जब किसी इस तरह के मतलब कचरा बीनने वाले लड़के को, किसी को भी, लड़का लड़की कोई भी हो, जब उसे अगर मान लीजिए किसी कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाएगा तो क्या उसका वहां पर खोजबीन करना बंद हो जाएगा? नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद है, होप फॉर मोर. वही चीज यहां पर है. वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहेब whom I encounter every morning. राइटर वो इंटरव्यू ले रही है, बातचीत कर रही है, तो वो बोलती है कि वाई डू यू डू दिस, क्या आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं साहिब से पूछती हूँ जिससे मेरा एनकाउंटर रोज आमना सामना होता है. कहां पर? स्क्राउंजिंग, उठापटक करते हुए, कचरे को खंगालते हुए. फॉर गोल्ड, छानबीन करते हुए, है ना, फॉर गोल्ड. अब उनकी नजर में गोल्ड क्या है? गोल्ड एक्चुअली वो मनी है. 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, जो भी उनको मिल जाए, उस पैसे के लिए उस गार्बेज डंप्स में, उस कचरे के ढेर पर, जो कि मेरे पड़ोस में जहां मैं रहती हूँ वहां पास में जमा है. साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था लॉन्ग अगो, बहुत पहले उसने अपना घर छोड़ दिया था. सेट अमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. और उसका जो घर है वो कहाँ पर है? ढाका में. ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में. तो बांग्लादेश में जो ढाका है, ढाका के अंदर जो ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत हैं, उनके बीच में उसका घर स्थित था. हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. अभी भी उसकी कोई बहुत पुरानी याद नहीं बना हुआ है वो, क्योंकि वहां देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. और वो बताता है, जैसा कि उसकी माँ ने उसको बताया, कि वहां पर ढेर सारे तूफान आते थे और जिस वजह से उनके खेत और उनके घर पूरे के पूरे उसमें बह गए. माँ बताती है.
और इसीलिए उन्होंने घर छोड़ा, लुकिंग फॉर गोल्ड, यानी कि पैसे की तलाश में, पैसे को ले पाने के लिए उन बड़े शहरों में आ गए जहां पर कि वो इस समय रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। राइटर ने जब ये पूछा था ना कि वाई डू यू डू दिस, कि आप ऐसा क्यों करते हैं, और उसके बाद राइटर ने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है पूरा का पूरा, किसका, साहिब का। अब उसका आंसर यहाँ निकल कर आता है साहिब की तरफ से। जब उसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, राइटर ने पूछा, तो साहिब ने जवाब दिया कि आई हैव नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं मेरे पास करने के लिए, इसलिए करता हूं ऐसा। मटर्स, धीरे से बड़बड़ाता है, लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए। तो राइटर ने भी उसी फ्लो में, जहां सेंटेंस का उसका आंसर खत्म हुआ, तुरंत एक सवाल दाग दिया, गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लिबली, बिल्कुल उसी फ्लो में मैंने पूछ लिया। हालांकि ये रियलाइज करते हुए बिल्कुल तुरंत की हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि बिल्कुल उसी समय मुझे ये बात एहसास भी हो गई कि मेरी जो एडवाइस है वो कितनी हॉलो, खोखली है, जिसके यहाँ पर इस तरह के भिखारियों के लिए या झुग्गी झोपड़ियों के इस गरीब बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखते। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, लेकिन वो भी बड़ा हाजिर जवाब, उसने भी तुरंत बोल दिया कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वो बना लेंगे मैं चला जाऊंगा। इधर से राइटर भी बोल देती है, अगर मैं स्कूल स्टार्ट करती हूं तो क्या तुम जाओगे, क्या तुम आओगे। हाफ जोकिंग, थोड़ा मजाक भी था और बात भी। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़ी चौड़ी सी स्माइल चेहरे पे लेकर उसने बात बोल दी, आ जाऊंगा, यस। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, लेटर आई सी हिम रिटर्न रनिंग अप, कुछ दिनों के बाद मैं देखती हूँ कि वो मेरी तरफ भागता हुआ चला आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी, आते के साथ ही पूछा कि आपका स्कूल तैयार है। तब राइटर को समझ में आया कि मैंने जो बोला था वो कितना बड़ा मजाक बना है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, यहाँ पे लड़के की एक मासूमियत भी समझ में आ रही है, इनोसेंस भी, उसको पता ही नहीं है कि स्कूल क्या होता है, ए से जेड तक कुछ भी नहीं पता कि अंदर स्कूल बिल्डिंग है क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आया उसको। इसीलिए तो कुछ ही दिनों बाद आके तुरंत पूछ रहा है, नहीं तो यहाँ पर हम भी समझ सकते हैं कि स्कूल बिल्डिंग को बनने में समय लगता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, समय लगता है स्कूल बनने के अंदर। मैंने कहा एम्बैरेसमेंट, अब उसे एम्बैरेसमेंट फील होता है, किस बात का, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, कि मैंने एक ऐसा वचन दिया, उसको ऐसा वादा किया, दैट वाज नॉट मेंट, जो कहीं से भी मतलब नहीं रखता था। लेकिन फिर promises like mine abound in every corner of his bleak world, लेकिन फिर राइटर भी अपने कही गई उस बात को अपने मन में ये कहते हुए जस्टिफाई कर लेती है और सेटिस्फाइड करती है अपने आप को, अरे कोई बात नहीं यार, मैंने अगर एक वादा कर दिया तो क्या हुआ, इस तरह के तो ढेर सारे वादे उसके इस ब्लीक वर्ल्ड में, यानी कि इस निराशाओं से भरे हुए उसके संसार में पहले से पड़े होंगे, वहां एक और सही जहां इतने गए। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, अब कई महीनों तक वहां पर उसके आने जाने की वजह से, मेरे पड़ोस में जब कचरा बीनने आता था तो कई महीनों तक जानने के बाद एक दिन मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम प्रोनाउंस करके बताया, साहिबे आलम, बिलोंग्स टू उर्दू नेम, अनाउंसेस, अनाउंसमेंट करके बताता है, साहिबे आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, जबकि उसे नाम का मतलब भी नहीं पता, अर्थ भी नहीं पता। और सोचो इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, और मान लो अगर उसको इसका मीनिंग पता होता, मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, मुश्किल से ही उसे अपने इस नाम के नाम पर यकीन होता। साहिब आलम मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक कर क्या रहा है, कचरा बीन रहा है। तो वो अपने आप को रिलेट ही नहीं कर पाएगा, मैच ही नहीं करता उसके नाम के मीनिंग के साथ उसकी आइडेंटिटी। वो इसलिए राइटर कह रही है कि उसको बहुत मुश्किल होगी इस अर्थ को एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में। अब अनजान अपने इस मीनिंग से कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, वो भटकता रहता है वहां की सड़कों पे विद हिज फ्रेंड्स, अपने साथियों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक पूरी आर्मी है, एक ग्रुप है, किसकी, बेयरफुट, नंगे पैर भटकने वाले उन लड़कों की, नंगे पैर भटकने वाले लड़कों की, जो कि आते हैं सुबह सुबह बिल्कुल उन पक्षियों की तरह, बर्ड्स की तरह, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर होते होते गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों की जान पहचान के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, एक एक को मैं उसके चेहरे से पहचानने में सफल हो पाई कि क्या क्या नाम है, क्या क्या है। Why aren't you wearing चप्पल्स, राइटर उनसे अपनी उनकी बात में पूछती है कि आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते, सब नंगे पैर क्यों घूमते हो। सिंपल।
माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। एक लड़के से राइटर ने पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ ने उनको सबको कहाँ रख रखा है, चप्पल को शेल्फ पे रख रखा है। शेल्फ होती है ना कमरे के अंदर ऊपर वाला हिस्सा, जिसे हम टाण भी कहते हैं, वहां। बड़े सिंपल मैनर में उसने जवाब दिया, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स अनदर वन हु इज वियरिंग शूज, जिसने की शूज पहन रखे थे, दैट डू नॉट मैच। अब ये लाइन बोली उसके पास खड़े एक दूसरे लड़के ने कि अगर वो उतार के दे भी देंगी तो भी ये उनको फेंक देगा। भाई अभी तो उस लड़के ने एक्सक्यूज दिया कि मैं इसलिए चप्पल नहीं पहनता क्योंकि मम्मा ने ना वहां पे टांड पे रख रखी है और मेरा हाथ नहीं पहुंचता, इसलिए मैं नहीं पहनता। तो दूसरे वाले ने, पास वाले ने जवाब दिया कि अगर वो उतार के दे भी देंगी तो भी ये उनको फेंक देगा, पहनेगा नहीं। When I comment on it, और जब मैंने उसके इस बात पर कमेंट किया कि उसने जो शूज पहन रखे हैं वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, एक जैसे नहीं है, तो उसने अपने पैरों को शफलिंग करी, आगे पीछे खिसकाया एंड सेज नथिंग। अब थोड़ा शर्माया होगा और कहा कुछ भी नहीं। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय। पहला वाला आप मम्मी ने टांड पे रख रखे, दूसरा वाला अगर ये उतार भी देंगी तो ये उनको फेंक देगा। अब तीसरा एक लड़का है, उसने बोला, क्या बोला उसकी तरफ से एक छती, आई वॉन्ट शूज, कि मुझे जूते चाहिए। तीसरे बच्चे की तरफ से जवाब आता है जिसने कि कभी भी एक जोड़ी जूता अपनी जिंदगी में नहीं पहना। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग। पूरे अपने देश में इधर उधर गाँव में अलग अलग जगह पर यात्रा करने के दौरान मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है कि बच्चों को मैंने देखा है बेयरफुट, जितने भी गाँव में इधर सब जगह पर, कि बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए शहरों में भी देखा है, गाँव में भी देखा है, सड़कों पे देखा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी। अब रीजन देखिए, राइटर कहती है जब मैंने एक्सपीरियंस लिया और सब चीजों को बातचीत करने के बाद जो मैंने कंक्लूजन निकाला तो वो ये था कि इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कि पैसों की कमी की वजह से नहीं है ऐसा कि ये लोग है ना शूज नहीं पहनते हैं, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि उन्होंने एक अपने अंदर परंपरा बना रखी है, ट्रेडिशन बना रखी है कि नंगे पैर ही चलना है, रहना है। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये उनकी तरफ से एक्सप्लेनेशन आता है। क्या आता है? स्पष्टीकरण। वो स्पष्टीकरण देते हैं कि भाई हम तो नंगे पैर ही रहते हैं। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज। हैरानी मुझे इस बात पे होती है कि अगर मान लीजिए केवल यही एकमात्र बहाना है एक्सप्लेन करने के लिए अपनी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को, यानी कि अपनी परमानेंट जो पॉवर्टी की अवस्था है जो लगातार बनी हुई है, उसको अपनी गरीबी की लगातार बनी अवस्था को बताने के लिए क्या एकमात्र उनका यही बहाना है? हैरानी होती है मुझे इस बात पर कि क्या यही बहाना है उनका, कुछ और नहीं। आई रिमेंबर अ स्टोरी। अब राइटर कह रही मुझे कहानी याद आती है एक आदमी की जो उडीपी से रहता है, साउथ में है। वंस टोल्ड मी, जिसने मुझे एक बार बताई थी कि एज अ मैन, कि एक जब यंग बॉय के रूप में था वो, है ना, ही वुड गो टू द स्कूल, तो वह स्कूल जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और एक पुराने से मंदिर के पास से गुजरता था जहां पर उसके फादर पुजारी थे, प्रिस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वहां थोड़े समय के लिए रुकेगा एट द टेम्पल, मंदिर के सामने, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। ये उसकी इच्छा थी, देखो वहां पर एक जोड़ी शूज के लिए प्रे करता भगवान के सामने। 30 साल बाद आई विजिटेड हिज इन अ टाउन एंड द टेम्पल। 30 साल बाद जब मैं उसी टाउन में उसी टेम्पल के सामने गए तो विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, तो वो जगह जो थी वो पूरी तरह से ड्राउन्ड इन एयर ऑफ डेसोलेशन, यानी कि वीरान, उजाड़ के अंदर, उस उजाड़पन में पूरी तरह से डूब चुकी है। ठीक, लेकिन इन द बैकयार्ड, उसके पीछे की तरफ, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहां पर अब एक नया पुजारी रहा करता था, ठीक है, जहां पर एक नया पुजारी रहा करता था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, तो वहां पे नई लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी हुई है वहां पर, है ना, लाल और व्हाइट कलर की, सफेद रंग की प्लास्टिक की चेयर्स हैं। और यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और एक यंग लड़का ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए, सॉक्स पहने हुए, शूज पहने हुए पहुंचा हाफते हुए, और अपने बैग के, स्कूल के बैग को उसने अपने फोल्डिंग बेड, एक पलंग था उस पर फेंक दिया। उस बच्चे की तरफ देखकर आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस।
अब उस लड़के को देखकर मुझे उस लड़के की प्रेयर याद आई जो बरसों पहले उसने बनाई थी, यानी कि उस देवी के सामने, गॉडेस के सामने की थी। When he had finally got a pair of shoes, और जब आखिरकार उसे एक जोड़ी जूता मिल गया था तो उसने क्या कहा था कि let me never lose them, कि अब मुझे इनको कभी भी नहीं खोना है। The goddess had granted, यानी कि देवी ने एक तरह से उसकी इच्छा पूरी कर दी थी, ठीक है ना, granted his prayer। Next, my acquaintance with the barefooted young boys, यानी कि वो जितने भी रैक पिकर्स थे, मेरी जान पहचान जो थी उन नंगे पैर भटकने वाले, कचरा बीनने वाले बच्चों से जब बढ़ी तो लीड्स लेकर गई कहाँ मुझे लेकर गई सीमापुरी। जैसा मैंने भी आपको शुरुआत में बताया था, सीमापुरी जो कि अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी, यानी कि बॉर्डर पर स्थित है दिल्ली के, एंड येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, और अगर मेटाफोरिकली, ठीक है ना, यानी अगर तुलनागत करने के रूप से देखा जाए तो दिल्ली से मीलों दूर है। अब एक तरफ तो मैं कह रहा हूं आपसे कि दिल्ली के बॉर्डर पर स्थित है, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि तुलनागत रूप से देखा जाए तो दिल्ली से मीलों दूर है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि दिल्ली एक हमारे इंडिया का मेट्रो सिटी कैपिटल है, और आज की तारीख में दिल्ली में किसी तरह की सुविधा नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। यानी कि हर तरह की फैसिलिटी, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, एक मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न फैसिलिटी, सब कुछ क्लासिक, एवरीथिंग, ठीक, वहाँ उपलब्ध है। कहाँ? दिल्ली में। और इसके जस्ट अपोजिट सीन आपको देखने को मिलेगा कहाँ? उस सीमापुरी में। इसीलिए कहा गया है कि मेटाफोरिकली माइल्स अवे, यानी मीलों दूर है उन सब चीज़ों से। किन चीज़ों से? उस डेवलपमेंट से, उस फैसिलिटीज से, ठीक है ना, उस एजुकेशन के लेवल से, हर तरह की चीज़ों से वो काफ़ी पीछे है, मीलों दूर है। Those who live here are squatters who came from बांग्लादेश। अब यहाँ पर जितने भी रहने वाले हैं वो सबके सब क्या है? स्क्वाटर्स हैं, यानी कि अवैध निवासी हैं। ये सब आए थे बांग्लादेश में युद्ध के पश्चात, ठीक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, और उस समय जो सीमापुरी था वो बिल्कुल उजाड़ वीरान एरिया था, वाइल्ड। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। पहले खाली पड़ा हुआ था लेकिन अब खाली पड़ा हुआ नहीं है। क्यों? इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के कच्चे मकान, विद रूफ्स, जिन पर छत पड़ी हुई है, टीन शेड एंड टारपोलिन, मतलब तिरपाल टार, जिसकी छतें पड़ी हुई है, डिवॉइड ऑफ सीवरेज लाइन, सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। अब यहां पर इन तीनों चीजों की कमी है, सीवेज की, ड्रेनेज की और रनिंग वाटर, पीने लायक पानी और गंदे पानी की निकासी, और सीवेज लाइन की, इन तीनों चीजों की कमी है। फिर भी वहां पर लगभग 10,000 रैक पिकर्स, कचरा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। 30 ईयर्स से ज्यादा उनको समय वहां पर हो चुका है रहते हुए, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, बिना परमिट के, लेकिन राशन कार्ड बन चुके हैं जिनकी वजह से उनके नाम वोटर लिस्ट में चढ़ चुके हैं, और जो इनको इस लायक बनाते हैं कि वो अब राशन की शॉप्स से अनाज खरीद सकें, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज की सुविधा मिल जाती है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। ये लाइन हर जगह अप्लाई भी हो जाती है कि खाना कहीं ज्यादा जरूरी है बजाय एक पहचान के। जिंदा रहने के लिए खाना ज्यादा जरूरी है बजाय पहचान के। इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन की समाप्ति पर वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार के सदस्यों को भोजन करा सकें, उनका पेट भर सकें, विदाउट एन एक्टिंग स्टमक, बगैर पेट दर्द लिए हुए, देन वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। तो वी वुड प्रिफर टू लिव हेयर रेदर देन टू ग्रीन फील्ड्स इन ढाका। तो वो कहते हैं, कौन कहते हैं? A group of women in tattered sarees, फटी हुई साड़ियां पहने हुए महिलाओं का एक समूह ये बात कहता है कि अगर हम लोग शाम के समय, दिन खत्म होने पर, खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को बिना भूखे पेट सुला दें, यानी सब लोग खाना खा के अच्छी तरह से सो जाएं बिना पेट में दर्द लिए हुए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ रहना पसंद करेंगे बजाय वहां जहां पर ग्रीन फील्ड्स थे और जो हमारी जगह थी। क्यों? और वो जगह जहां पर हमसे अनाज भी नहीं मिलता था। ये बात कहती हैं फटी साड़ियां पहने वो औरतें, जब उनसे पूछा जाए
पूछा गया कि वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, कि उन्होंने इतने सुंदर से हरी भरी जमीन वाले स्थान को, अपनी जगह को क्यों छोड़ा, एंड रिवर्स, और नदियों वाले स्थान को, वेयर एवर दे फाइंड फूड। अब इन लोगों की आदत क्या थी कि जहां कहीं भी इनको भोजन मिलता, दे पिच देयर टेंट्स, अपने टेंट्स लगा लेते, और बिकम ट्रांसिट होम्स, और अपने टेम्परेरी घर बना लेते, ट्रांसिट। चिल्ड्रन उन्हीं में बड़े होते, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और इसी तरह की हैबिट्स के साथ वो भी सर्वाइवल का हिस्सा बनते हुए। एंड सर्वाइवल सीमापुरी में मतलब रखता है क्या, केवल रैक पिकिंग, और कोई बिजनेस नहीं है। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड अ प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, और कई समय की मेहनत, काफी समय की मेहनत के बाद, कई सालों की मेहनत के बाद क्या होता है कि उनमें एक तरह से इतनी शानदार उनकी स्किल डेवलप हो जाती है कचरा बीनने की, वो फाइन आर्ट के रूप में। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और एक तरह से देखा जाए तो गार्बेज उनके लिए गोल्ड है। इट इज देयर डेली ब्रेड, और ये उनके लिए डेली ब्रेड के समान है, मतलब रोज की रोजी रोटी। अ रूफ, एक छत है उनके सिर के ऊपर, भले ही वो लीकिंग यानी कि टपकती हुई क्यों ना हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए इससे कहीं ज्यादा है वो। क्यों, कैसे, वो देखिए। आई समटाइम फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट। अब लड़का कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपया भी मिल जाता है उस कचरे के ढेर में। साहिब जब ये कहता है तो उसकी आंखों में चमक उठती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। और जब आपको किसी भी कचरे के ढेर में सिल्वर कॉइन यानी कि 1 रुपए का सिक्का भी अगर आपको मिल जाता है ना किस्त में उस कचरे के ढेर पर, तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो आप वहां पर खोजबीन करना बंद नहीं कर देंगे। क्यों? फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि उन्हें और ज्यादा पाने की अब उम्मीद बनी रहती है। इट सीम्स दैट फॉर द चिल्ड्रन, और ऐसा लगता है जैसे बच्चों के लिए गार्बेज जो है ना वो मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कि बच्चों के लिए जो मीनिंग रखता है ना गार्बेज का ढेर, कचरे का ढेर जो मीनिंग रखता है वो उनके मेन पेरेंट्स से डिफर मीनिंग रखता है, दोनों को अलग अलग है। कैसे? बच्चों के लिए तो ये लिपटा हुआ है किसमें, एक वंडर में, हैरानी में, कभी भी 1 रुपया मिल जाए, कभी 5 रुपया मिल जाए, कभी 10 रुपया मिल जाएगा, तो ये जो पैसा होता होगा ये उनका होता होगा, इसीलिए उनके लिए वंडर है, और बड़ी इच्छा के साथ वो अंदर खोजबीन करना शुरू कर देते हैं और चालू रखते हैं। लेकिन एल्डर्स के लिए क्या है, इट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि इसी के दम पर तो वो जिंदा है। इस कचरे को बीन कर फिर ये कहीं जाके बेचेंगे, बेचने के बाद उसके बदले में पैसे मिलेंगे, पैसे से खाना आएगा, तो दिस इज द कंप्लीटली मीन फॉर सर्वाइवल। लेकिन बच्चों के लिए वो क्या है, एक वंडर है, उस वंडर में कुछ भी उनको जो मिलेगा वो उनका होगा, दैट इज एक्स्ट्रा इनकम। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फैंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक शाम को मैं साहिब को एक फैंस्ड, एक बाड़ वाले उस गेट के किनारे पर खड़ी हुई देखती हूँ, पड़ोस के क्लब के पास। 2 यंग मैन को देख रहा था जो कि सफेद कलर की ड्रेस पहने हुए थे, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, ही, मुझे ये खेल पसंद है। वो हमिंग करता है यानी कि धीमे से बोलता है। कंटेंट, सेटिस्फाइड है, टू वॉच इट्स स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी कि उस बाड़ के उस पार खड़े होकर सिर्फ देखकर ही वो सेटिस्फाइड है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर चला जाता हूं जब कोई आसपास नहीं होता। ही एडमिट, स्वीकार भी करता है वो इस बात को। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और गेट कीपर जो है वो मुझे उस झूले को, वहां पर एक झूला है अंदर क्लब में, तो उस झूले को यूज करने की परमिशन भी दे देता है, तो वहां जाके मैं थोड़ा वो झूल लेता हूँ, एंजॉय कर लेता हूँ। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी टेनिस के शूज पहन रखे हैं जो कि थोड़े अजीब से दिखते हैं। उसके डिसकलर्ड शर्ट, फीकी सी शर्ट, और उसके शॉर्ट्स पर जो नेकर उसने पहन रखी है उनके साथ मिसमैच करते हुए लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण देने के तरीके से वो इस बात को बोलता है कि किसी ने ये मुझे दिए हैं, क्या, शूज। और जबकि सच क्या था कि दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, कि वो फेंक दिए गए, उतार कर फेंके गए जूते थे किसी अमीर बच्चे की तरफ से, जिसने शायद मना कर दिया होगा उनको पहनने से। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक जूते में क्या था, होल था, एक जूते में छेद था, और अमीर लड़के को तो कोई मतलब ही नहीं रखता इन सब चीजों से, इसके लिए तो एम्बैरेसमेंट होता होगा, तो डज नॉट बोदर हिम। लेकिन वो एक जूते के अंदर जो होल था वो उस बच्चे के लिए
किसके लिए? साहिब जैसे बच्चे के लिए कोई मैटर नहीं करता था, चिंता की बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक वो जो कि नंगे पैर घूमा करता था, इवन शूज विद अ होल वे इज अ ड्रीम कम ट्रू। उसको एक ऐसा जो एक जोड़ी जूता मिल जाए भले जिसके अंदर एक छेद हो, तो वो तो उसका सपना सच होने के समान था। बट द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन जिस खेल को वो देख रहा था इतने इंटेंशन के साथ, ध्यान से, आउट ऑफ हिज रीच, इतना इंटेंटली वो जिस गेम को देख रहा था वो उसकी पहुंच से बाहर था। वो कभी भी उसके लिए बस में चीज नहीं है। आज सुबह क्या हुआ, साहिब को मैंने देखा एक दूध वाले बूथ पर, दुकान पर जाते हुए। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर, कैटल टाइप की चीज थी। अब बताया उसने कि मैं वहां पर चाय की दुकान पर काम करता हूँ, सड़क के उस पार, इशारा करते हुए दूर उसने बताया। और मुझे बताया कि मुझे कितने रुपए दिए जाते हैं पेमेंट के रूप में, महीने के 800 रुपए, और मेरा खाना वो भी मिलता है। राइटर ने उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पुटअप किया, पूछा कि डज ही लाइक द जॉब, कि क्या उसे काम पसंद है। उसका चेहरा देखा मैंने ध्यान से, तो उसके चेहरे पर केयर फ्री जो लुक थे ना, पहले बिल्कुल बेफिक्री वाले, बिल्कुल पहले बेफिक्र था अपने इस पर्सनल काम पर। कभी भी गया, कचरा बीना, मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, और उठाया झोला, अपना बोरा उठा के चल दिए। तो वो जो बेफिक्री वाले जो लुक्स थे उसके चेहरे पर, नाउ ही हैज लॉस्ट, वो अब जा चुके थे। क्यों? क्योंकि स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। इस समय वो स्टील की जो कैटल है, जो कनस्तर है, वो इतना भारी लग रहा है उसको कंपैरेटिवली उस बैग जो कि वो शोल्डर पर अपने उठा के चला जाया करता था कचरे का। फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि बैग उसका था और ये बिलोंग करता है उस मालिक की जो कि उस दुकान का मालिक है। क्यों? ये हमारा अब कंक्लूजन है कि साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कि साहिब अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा, बल्कि वो एक दुकान पे अब एक नौकर बन गया है। और यहाँ पर उसे उस दुकान के मालिक के बनाए हुए डिसिप्लिन और उसके रूल्स के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। तो नाउ ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वह अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा, इसीलिए वो चीज ज्यादा भारी नजर आ रही है बजाय हल्की। ये थी आपकी पहली स्टोरी। लेट्स मूव टू द सेकंड स्टोरी। पहले एक सेंटेंस था, आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। अब यहाँ पहला सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मैं कार चलाना चाहता हूं। अब ये सेकंड स्टोरी में कौन बोल रहा है? मुकेश। मुकेश इंसिस्ट करता है, आग्रह करता है कि वो अपना स्वयं का मालिक बनेगा, किसी के अंडर में काम नहीं करेगा, अपना स्वयं का मालिक बनेगा, बिजनेस करेगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस, और वो अनाउंसमेंट करता है कि मैं आगे चल के मोटर मैकेनिक बनूंगा। राइटर उससे पूछती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव द कार, कार चलाना सीख लूंगा। आंसर देता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए। इट शोज हिज कॉन्फिडेंस। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ माइरेज अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद। अब उसका जो सपना है, उसका जो सपना है ना, वो एक तरह से लूमिंग यानी कि अस्पष्ट रूप से झूल रहा है अधर में। कहा? एक माइरेज की तरह, एक मृग तृष्णा की तरह, ठीक है, एक मृग तृष्णा की तरह झूल रहा है। कहां? डस्ट ऑफ फिरोजाबाद, ठीक है ना, उसकी सड़कों पर, जो कि फिरोजाबाद टाउन के अंदर भरी पड़ी है। तो फिरोजाबाद की सड़कों पर, उस टाउन के उस धूल भरी सड़कों पर उसका जो सपना है ये झूल रहा है अधर में, अस्पष्ट रूप से, एक मृग तृष्णा की तरह, जिसके पीछे भाग रहा है और पता नहीं वो आगे चल के वो जगह पर है कि नहीं। फेमस, और ये फिरोजाबाद जो कि फेमस है अपने बैंगल्स के लिए, और यहाँ ये कहा जाता है कि हर एक परिवार के अंदर फिरोजाबाद जो कि एंगेज्ड है मेकिंग ऑफ बैंगल्स। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और बैंगल मेकिंग का बिजनेस जो है यहाँ फिरोजाबाद में लगभग हर एक परिवार में होता है। हर एक परिवार लगभग इसी काम के अंदर एंगेज्ड है, और ये भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का क्या है? सेंटर है, केंद्र है, जहां पर फैमिलीज यानी कि परिवार के परिवारों ने अपनी जनरेशन बिता दी, पीढ़ियां बिता दी काम करते हुए। किनके आसपास?
उन भट्टियों के आसपास कांच को वेल्ड करते हुए, जोड़ते हुए और वेल्डिंग करने के बाद बैंगल बनाते हुए उन सभी महिलाओं के लिए ऐसा लगता है जो इस पृथ्वी पर रहती हैं। इस पृथ्वी की सभी महिलाओं के लिए लगता है चूड़ियां बनाने का काम यही होता है, ऐसा लगता है। इतना जबरदस्त, इतने बड़े लेवल पे काम होता है। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक था, यानी किन में? बैंगल मेकिंग वालों में से मुकेश का परिवार भी एक है। और नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन। लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं जानता था कि बच्चों के लिए पूरी तरह से गैर कानूनी है कि इस तरह की ग्लास फर्नेसेस के पास, यानी कि इतनी तेज आंच पर, इतनी हाई टेम्परेचर पर उन ग्लास फर्नेसेस भट्टियों के नजदीक उनको काम करवाया जाए। इन डिंगी सेल्स, उन कोठरी नुमा अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, जहां पर कि ना तो एयर है ना लाइट है। अगर कानून एनफोर्स किया जाए, सख्ती से लागू किया जाए, तो कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। तो अगर कानून को सख्ती से लागू किया जाए वहां पर, तो उनके जैसे 20,000 बच्चों को इस तरह की गर्म तपती हुई भट्टियों के नजदीक से, वहां से बाहर निकाला जा सकता है, जहां पर दे स्लॉग देयर डे लाइट, जहां पर वो अपना पूरे दिन की मेहनत बर्बाद करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खोते हुए। मुकेश's eyes beam as he volunteers to may take me home। मुकेश की आंखों में एकदम से चमक आ जाती है जब वो वॉलंटरली, यानी स्वेच्छा से मुझे अपने घर ले आने की बात कहता है कि चलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलें। और जबकि वो प्राउडली, बड़े गर्व से ये कहता है कि हमारा घर जो है वो रीबिल्ट हो रहा है, यानी कि फिर से उसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। कुछ रेनोवेशन हो रहा होगा, लेकिन वो कहता है कि ये फिर से रीबिल्ट हो रहा है। हम लोग चलते हुए जाते हैं स्टिंकिंग लेन, बदबूदार उन गलियों से जो कि चॉक्ड हैं, भरी पड़ी हैं गार्बेज, कचरे से। पास्ट, बीते समय के पुराने घर, दैट रिमेन हॉवल्स, जो कि अब खंडरों की तरह रह गए हैं। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, यानी कि लहराती हुई दीवारें, बिल्कुल लड़खड़ाती, कभी भी गिर पड़ेंगी, ठीक है ना। एंड वॉबली डोर्स, और डगमगाते हुए दरवाजे। नो विंडोज, जहाँ खिड़कियां नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज, भरे हुए परिवारों से, लोगों से, जनता से। ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और वहीं पर जानवर भी पले जा रहे हैं। को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमिटिव स्टेट, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आदिवासी कालीन पुराने समय के अंदर जैसे इंसान और जानवर सब एक ही जगह में रहकर पल रहे थे, बिल्कुल वो हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। He stops at the gate of one such house, इसी तरह के घर के बाहर वो रुकता है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर, उस डगमगाते हुए दरवाजे को क्या करता है? बैंग्स करता है, पीटता है। विद हिज फीट, अपने पैरों से। एंड पुशेस इट ओपन, और धकेल कर उसे अंदर खोलता है। ये वो अपने घर के पास लाया। अब घर के बाहर जो डोर था, इस तरह का वॉबली डगमगाता हुआ लोहे का जो दरवाजा था, उसको अपने पैरों से पीट कर खोलता है और धकेलता है फिर खोलने के लिए। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, हम एक आधे अधूरे बने हुए स्थल के अंदर पहुंचते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, ठीक, उसके एक हिस्से के अंदर थैच्ड विद डेड ग्रास, जो कि उस सूखी घास से ढका हुआ है, जिस तरह से गांव में छप्पर वगैरह बनाया जाता है ना, उससे। इज अ फायरवुड स्टोव, वहीं पर नीचे एक स्टोव है, यानी कि चूल्हा। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, जिसमें तपती हुई गर्मा गर्म पालक की पत्तियां हैं, पालक रखी हुई है। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, बड़े से एल्यूमिनियम की परात में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और भी ज्यादा कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। अब उसके परिवार के सदस्यों की बात आती है। अ फ्रेल यंग वुमन, एक दुबली पतली सी यंग महिला, जो कि खाना बना रही है सायंकालीन, संध्या का, शाम का खाना बना रही है फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के सदस्यों के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, अपनी आंखों में स्मोक लिए हुए, यानी कि धुआं जो चूल्हे का जो धुआं निकलता है, उससे वो आंखों में भर गया है। तो आंखों में जब धुआं गया तो उसकी वजह से क्या है, आंखों में पानी आने लग गया, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती है। मुस्कुराते हुए, शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, यानी मुकेश की भाभी हुई। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन फिर भी उसने
कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। उसने घर की बहू के रूप में कमांड प्राप्त करना शुरू कर दिया है। कमांड करना शुरू कर दिया है किसके रूप में? बहू के रूप में, सब लोगों को डायरेक्शन देना। और ऑलरेडी इंचार्ज ऑफ 3 मैन, और 3 पुरुषों की वह इंचार्ज है, जिसमें उनके पति मुकेश और इनके पिता, 3 लोगों की इंचार्ज है। When the older man enters, जब एक वृद्ध व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश करता है तो she gently withdraws behind a broken wall, तो वे बड़े धीरे से दबे पांव पीछे हट जाती है और एक टूटी हुई दीवार के पीछे की तरफ चली जाती है, टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। वेल यानी कि घूंघट। जैसा कि हमारे कस्टम है ना, हमारे रीति रिवाजों की मांग है, क्या मांग है कि बहुओं को घूंघट कर लेना चाहिए अपने से उम्र के बड़े, अपने से बड़ी उम्र के पुरुषों के सामने। तो वो पुरुषों के सामने उसको घूंघट करना था, जो कर लिया। इन दिस केस, जैसा कि वो उसके फादर इन लॉ है, ससुर है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर। अब यहाँ तो वो जो कैंडिडेट है वो एक इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर है, यानी कि बेचारा बिल्कुल गरीब, एक बैंगल मेकर, चूड़ी निर्माता, चूड़ी बनाने वाला। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतने वर्षों की कठिन मेहनत के बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले टेलर और उसके बाद बैंगल मेकर, लेकिन ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट, वह असफल रहा रेनोवेट कराने के लिए एक घर को। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को, 2 लड़कों को स्कूल भेजने में भी असफल रहा। सिर्फ जो कुछ भी वो मैनेज कर सका वो था उन बच्चों को ये सिखाना जो वो जानता था, और वो क्या जानता था? आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि चूड़ियां बनाने की कला। वो सिर्फ ये जानता था और उसने बच्चों को सिर्फ वो सिखा दिया। काफी साल मेहनत करी लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया, बाकी तो सिर्फ ये कर पाया जो आपके सामने है, कि वो सिर्फ चूड़ी बनाने की कला उनको सिखा पाया, जो कला उसको आती थी। इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेशेस मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर, सॉरी, मुकेश की दादी क्या कहती हैं? इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी, कि यही उनका नसीब है, उनका भाग्य। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, दादी जिन्होंने अपने स्वयं के पति को अंधा होते हुए देखा, इज डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स, ठीक है ना, पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। अब वो कांच जो होता है, कांच से चूड़ी जब बनाई जाती है तो जहां पर जोड़ होते हैं, ठीक, उस जोड़ को घिसा जाता है, घिस कर बिल्कुल स्मूथ कर दिया जाता है उसको। अब हमारे यहाँ उसको जब घिसते हैं तो घिसने पर जो ग्लास है, वो जो कांच है जिसको वो घिसा जा रहा है, तो उसके पार्टिकल्स जो निकलेंगे, उसके जो डस्ट पार्टिकल्स जो निकलेंगे, उनकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी जाती है। तो वही चीज लिखी हुई है, पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, तो विद द डस्ट, उस डस्ट से। मुकेश की दादी कहती है कि यही इनका नसीब और भाग्य है, और कहती है कि कैन अ गॉड गिवन लाइनेज, है ना, कि गॉड गिवन लाइनेज जो है वंश या परंपरा, वो खानदान की जो परंपरा है, जो वंश है, कि भाई जैसे कोई अगर ना बैंगल मेकर फैमिली से है तो उसे आगे चल के बैंगल मेकिंग का ही काम करना पड़ेगा, कोई धोबी है तो वो धोबी रहेगा, ठीक, इस तरह से डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही बनेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। लेकिन ये क्या बताया गया कि अगर किसी ने इस तरह की उसमें जन्म लिया है, लिनेज यानी कि गॉड गिवन, ईश्वर के द्वारा बनाई गई ये जो वंश परंपरा है, क्या ये कभी तोड़ी जा सकती है? वो ऐसा पूछना चाह रही है। कौन? दादी जी, कि अगर इन चूड़ी बनाने वालों की हमने वंश में जन्म लिया है तो क्या हमें यही काम करना पड़ेगा? क्या ये तोड़ी जा सकती है? एंड शी इम्प्लाइज, वह इसके अर्थ में बोलती हैं, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर। फिर इसके बारे में बताती हैं कि जैसा कि जाति में, बैंगल मेकर्स की जाति में जन्म लेने की वजह से दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, इन्होंने कभी भी सिवाय बैंगल्स के कुछ भी नहीं देखा अपनी लाइफ में। इन द हाउस, घरों में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, हर फिरोजाबाद की सड़क पर, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, यानी कि बैंगल्स के स्पाइरल फॉर्म, गोलाकार पूरी की पूरी, जिसके अंदर क्या क्या भरी रहती हैं, सारे बांध के, सूतली से बांध के रखते हैं ना जिस तरह से वो, तो सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो।
रेनबो से निकला हुआ हर एक कलर उन चूड़ियों में मौजूद था, जो इस कलर की चूड़ियां वहां पर उस स्पाइरल फॉर्म के अंदर बंधी हुई पड़ी हुई थी, पड़ी हुई हैं इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, उन बिखरे हुए आंगन में। वहां पर एक ढेर के रूप में एक 4 पहिए वाले उस ठेले के ऊपर, जिसे हाथ से धकेला जाता है, पुश्ड बाय द यंग मैन, जिन्हें कि वहां के यंग लड़के धकेलते हैं, अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। तो उस टाउन की उन गलियों में, अंधेरी गलियों में, जहां पर वो 4 पहिए वाले उस ठेले को धकेलते हुए यंग मैन ले जाते हैं, उन पर ढेर है इस तरह के चूड़ियों का, ढेर सारा, जो कि बिखरा पड़ा है। And in the dark hutments next to the lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers। और उन डार्क हटमेंट्स, उन छोटी छोटी झोंपड़ियों में, यानी कि उन छोटे छोटे कमरों में, ठीक है ना, अंधेरी कोठरियों में, किनके पास? लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग, लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग, यानी कि वो जो लौ है, आग फ्लिकर करती हुई, लहराती हुई, उनके नजदीक बैठे हुए बच्चे, किनके साथ? बॉयज एंड गर्ल्स बैठे हुए हैं, बच्चे और लड़कियां बैठी हुई हैं अपने पिता और माताओं के साथ। क्या कर रहे हुए हैं? वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, रंग बिरंगे कांच के ग्लासेस को, टुकड़ों को जोड़ते हुए, वेल्ड करते हुए, इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, यानी कि चूड़ियों के रूप में गोल बनाते हुए। उनकी आंखें कहीं ज्यादा एडजस्ट हो चुकी हैं उस अंधेरे से बजाय बाहर की रोशनी से। क्यों? क्योंकि पूरे दिन अंधेरे में ही काम करते रहते हैं। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, इसीलिए अक्सर वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं अडल्ट होने से पहले, इसलिए। नेक्स्ट, सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन। सविता एक लड़की है जो कि ना एक वृद्ध महिला के नजदीक बैठी है, ड्रैब बादामी से पिंक कलर की ड्रेस पहने हुए, जोड़ रही है ग्लास को, कांच के टुकड़ों को। उसके हाथ इतना तेजी से मैकेनिकली चल रहे हैं जैसे कि किसी मशीन के टूल्स, यानी कि कोई टूल्स हो, इतना तेजी से चल रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि क्या उसे पता है कि द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स इन शी हेल्प्स टू मेक, कि इनकी पवित्रता पता है उसको कि ये कितने शुभ हैं बैंगल्स, जो जिन चूड़ियों को बना रही है, जिनको बनाती है, क्या उनकी पता है उसको? इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, क्योंकि भारतीय महिलाओं के सुहाग का सूचक है। ऑस्पिशियस, शुभ माना जाता है विवाहों में। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, और एक दिन अचानक ऐसा होगा सुबह कि जब उसके हेड, उसका जो सिर है, ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, यानी लाल रंग के घूंघट से ढक दिया जाएगा। उसके हाथों को लाल रंग की हीना से, यानी कि मेहंदी से रंग दिया जाएगा, और लाल रंग की चूड़ियां उसकी कलाइयों में पहना दी जाएंगी। किसको? उस लड़की को, सविता, जिसका नाम दिया गया है। एंड देन शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और फिर वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, उसी दूसरी वृद्ध महिला की तरह जिसके नजदीक वो बैठी हुई है, जो बिकेम वन मैनी ईयर्स, जो कि बहुत पहले, वन मैनी ईयर्स एगो दुल्हन बनी थी। एंड शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और अभी भी उसकी चूड़ियों पे, सॉरी उसकी कलाई पे चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं। और ये वो कहती है सेंटेंस, कौन? वह वृद्ध महिला, एक वक्त शेर भर भी खाना नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज में, जिस आवाज में से खुशी ड्रेन होके निकल गई, बाहर निकल गई, कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। ठीक है ना, यानी एक वक्त भर पेट खाना भी नहीं खाया। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है, वो हिंदी में बोला था कि शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील एंटायर लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल में उन्होंने कभी भी एक बार भी भरपेट खाना नहीं खाया। दैट्स व्हाट शी हैज रैप्ड हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन, और यही सब कुछ है जो एक फसल के रूप में उसने काटा है। उसके पति, एक बूढ़े इंसान विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, लहराती हुई दाढ़ी है, कहते हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स मेकिंग, कि मुझे सिवाय चूड़ियां बनाने के कुछ आता भी नहीं था, यही मैंने सिखा दिया। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस, जो कुछ भी मैं कर पाया वो सिर्फ एक घर बना सका परिवार के लिए, जो उसमें रह सके। ऐसा सुनने के बाद कोई भी हैरान हो सकता है इस बात पर कि क्या उसने वो सब प्राप्त कर लिया जिसको पाने में बहुत सारे दूसरे लोग
असफल रहे अपने पूरे जीवन काल में, कि आखिरकार उसके सिर पर एक छत तो है, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, क्या इस चीज में मतलब ये इस चीज में सफल रहा? हो सकता है दूसरे लोग इस काम में सफल रहे हूं, अपना घर नहीं बनवा पाए हूं। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, the cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. ठीक है, the young man echo the lament of their elders, little has moved with time it seems in Firozabad, years of mind numbing toil, यानी दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर देने वाली मेहनत, have killed all initiative and the ability to dream. अब ये राइटर का है ना, वहां पे बातचीत करने के बाद जो उसने एक्सपीरियंस लिया, निष्कर्ष निकाला है ये, वो कहती है कि वहां फिरोजाबाद में हर घर के अंदर यही चीख चिल्लाहट गूंज रही है कि नॉट हैविंग मनी, कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, इसीलिए हम क्या करें सिवाय इसी बिजनेस को कैरी ऑन करने के, और कुछ नहीं कर सकते। हर घर में ये आवाज गूंजती है, रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में यही आवाज घूमती है। प्लस बैंगल मेकिंग का बिजनेस इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है, बस यही चिल्लाते रहते हैं, और पर्याप्त रूप से खाने को भी नहीं है, पर्याप्त रूप से खाने को नहीं है तो फिर काम क्या करेंगे दूसरा, इसीलिए ये काम करना पड़ता है। हर घर में ये बात गूंजती है। साथ ही साथ यंग मैन जितने भी हैं वो भी अपने एल्डर, जितने भी बड़े बूढ़े हैं, वो जो इन बातों को बोलते हैं उनके साथ साथ उन्हीं आवाज में, उसी विलाप के अंदर वो भी अपनी आवाज गूंजने लग जाती है, उनकी भी, वो भी उसी में शामिल हो जाते हैं। बहुत थोड़ा बदला है यहाँ पर समय के साथ, राइटर कहती है कि बहुत थोड़ा बदलाव हुआ है यहाँ पर समय के साथ, ज्यादा नहीं बदला कुछ भी, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल, यानी कि वर्षों की जो दिमाग को सुन्न कर देने वाली जो मेहनत है, टॉयल जो यहाँ पर ये कर रहे हैं, इसने क्या करा है, मार डाला है इनकी सभी पहल करने की हिम्मत को, उनकी योग्यता को, सपने देखने की, कुछ अलग हटके करने की सपना देखना, कुछ अलग हटके करने का सपना देखना है ना, वो भी एबिलिटी खत्म कर दी है, और प्लस कुछ नया करने का लिए इनिशिएट करें, पहल करें, वो हिम्मत भी खत्म कर दी है। ऐसी तो इनकी मेहनत है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. आप लोग ऑर्गेनाइज, संगठित क्यों नहीं हो जाते हैं? सबके सब एक साथ मिलके काम करो। मैंने ग्रुप से पूछा, यंग मैन के ग्रुप से पूछा, जो कि एक विशियस क्रूर चक्र में फंस चुके हैं, उन बिचौलियों के, मिडिल मैन के, जिन्होंने उनके पिता और उनके पिता, यानी कि उनके पिता और उनके दूसरों के, उनके पिता पूर्वजों को फंसाया था, ट्रैप किया था, जाल में फंसा रखा है जिन्होंने, उन बिचौलियों ने। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten up and dragged to jail for. वो कहते हैं कि भले हम लोग अगर ऑर्गेनाइज भी हो जाए ना, संगठित भी हो जाए, तो हम ही वो लोग होंगे एकमात्र जो हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, जिनको कि पुलिस की तरफ से घसीटा जाएगा, पीटा जाएगा और घसीट के जेल ले जाया जाएगा, जैसे कि हमने कोई गैर कानूनी काम किया है। वो कहते हैं कौन? वहां के लोग, बेचारे वो भी परेशान है, क्या कहें। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में बस ये है कि सबसे बड़ी कमी, अलग से सोचने वाला कोई लीडर नहीं है ना। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई भी ऐसा नहीं है जो चीजों को अलग तरह से सोचने का, अलग तरह से देखने के लिए उनकी मदद कर सके। और इनके फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, पिता पूरी तरह से थक चुके हैं, अब आदी हो चुके हैं उस सिस्टम के, उन सारी चीजों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है अपनी डेस्टिनी के साथ। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल मोड, अंतहीन रूप से बिल्कुल स्पाइरल फॉर्म में बातें करते हैं। स्पाइरल फॉर्म, यहां से घूम के गए वापस वहीं आ जाते हैं, ठीक। और ये स्पाइरल फॉर्म जो बातें करते हैं वो कहां से शुरू होती है? शुरू होती है पॉवर्टी से, अपैथी यानी भावहीनता, ग्रीड लालच, और उसके बाद इनजस्टिस यानी अन्याय, वहां तक जाती है। इस फॉर्म में घूम के वापस आते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उनको सुनने के बाद मुझे लगा दो अलग अलग दुनिया वहां पर बस रही है, दो अलग अलग दुनिया वहां पर सामने चल रही है। कैसे? वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, उनमें से एक परिवार ऐसा है जो कि गरीबी के चक्र में फंसा हुआ है,
बोझ तले दबा हुआ है किसके? स्टिग्मा ऑफ कास्ट, यानी उस कलंक के, जाति के उस कलंक के नीचे दबा हुआ है जहां पे उनका जन्म हुआ है। और दूसरा है उनका क्रूर चक्र, किनका? साहूकारों का, बिचौलियों का, उन पुलिस वालों का, कानून के रखवालों का, ब्यूरोक्रेट्स का, यानी कि सरकारी अधिकारियों का, एंड द पॉलिटिशियंस, और उन पॉलिटिशियंस का जो कि शायद इसमें हिस्सा लेते हों। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, इन सब ने मिलकर इम्पोज्ड, लाद दिया है उनके ऊपर एक ऐसा बोझ, ऑन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर, कि ही कैन नॉट पुट डाउन, कि वह उसको नीचे उतार ही नहीं पाता। बिफोर ही इज अवेयर, इसके पहले कि वो समझदार बने, समझ पाए, वो स्वीकार कर लेता है नेचुरली इसको अपनी नियति समझकर, अपने पेरेंट्स की तरह। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, वहां पर कुछ भी अलग करना बहुत बड़ी हिम्मत और साहस दिखाने के बराबर है। कहां पर? फिरोजाबाद में। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उनके विकास होना, उनके बड़े होने की अवस्था का हिस्सा नहीं है डेयर दिखाना, यानी हिम्मत दिखाना। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, और जब मैं इस तरह की एक डेयरिंग, भाई डेयरिंग बात करी ना, कहाँ बैंगल मेकिंग का बिजनेस और कहाँ वो कह रहा है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, तो ये क्या है? डेयरिंग एफर्ट है। और जब इस तरह की चमक मैं मुकेश में देखती हूँ तो बड़ी खुशी होती है। कहता है आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वो बार बार दोहराता है। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, वहां जाके वो सीखेगा गैराज में जाकर, लेकिन गैराज यहाँ से तो कई किलोमीटर दूर है, तो वो कहता है कि मैं पैदल चल के जाऊंगा, आई विल वॉक, आग्रह करता है इस बात का। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, राइटर ने उससे सडनली पूछा, तो वह अचानक से चुप हो गया कि क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो कभी? मना करता है। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ घूरते हुए बोल रहा है कि नहीं, उसका सपना नहीं देखता। उसके स्मॉल मरमर, धीमी सी बड़बड़ाहट में देयर इज एन एम्बैरेसमेंट, एक शर्मिंदगी छिपी हुई है, लेकिन दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, लेकिन वो अभी तक अफसोस में नहीं बदली है, ये सबसे अच्छी बात है। एंड ही इज कंटेंट, क्यों? वो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, किस चीज से? अपने इस कार चलाने का सपना देखने से वो संतुष्ट है इस चीज से। क्यों? ही सीज, क्योंकि उन कारों को जिनको कि वे उछल कूद करते हुए देखता है, कहां पे? अपने टाउन फिरोजाबाद की सड़कों पर। प्लेन का सपना इसलिए नहीं देखता, क्यों? क्योंकि फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि बहुत कम एरोप्लेन्स हैं जो कि फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ान भर के जाते हैं, और इसीलिए जिस चीज को वो देखता नहीं है तो उसका सपना भी नहीं देखता, और जिस चीज को वो अपने सामने देखता है, चलते हुए, तेजी से भागते हुए कारों को देखता है फिरोजाबाद की सड़कों पर, दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट एंड स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट कार ड्राइविंग, और वो चाहता है कार का मैकेनिक बनना। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल वेरी